हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ईसीजी। इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस से ईसीजी और हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें मेजरली मुझे सिर्फ दो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने हैं, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम, कि इनके डिरेंजमेंट से मेरे हार्ट पे या ईसीजी पे क्या चेंजेस आते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझूंगा और उसके बाद फिर मैं इनके अलग अलग ईसीजीज देखूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल देखूं तो ये मेरे पास वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है, जिसमें ये डीपोलराइजेशन है, ये रिपोलराइजेशन है। मेजरली डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, सोडियम का इनफ्लक्स, और रिपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम का ईफ्लक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इसको मैं ऐसे भी समराइज कर सकता हूं कि अगर ये मेरी मेम्ब्रेन है तो, और अगर ये मेरा इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स है, ये मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, तो पॉजिटिव आयन का अंदर जाना इज डीपोलराइजेशन, पॉजिटिव आयन का बाहर आना इज रिपोलराइजेशन। इजी लैंग्वेज, राइट। तो एक वे में मैंने इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करा, राइट। अब अगर मैं इसी ग्राफ में ये समझूं कि अगर मैंने पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, राइट, तो क्या होगा, तो मेरा रिपोलराइजेशन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने पोटेशियम बढ़ा दिया तो मेरा रिपोलराइजेशन प्रोमिनेंट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैंने कैल्शियम को चेंज करा या कैल्शियम को बढ़ा दिया, तो कैल्शियम को बढ़ाने से क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो पॉजिटिव आयन है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जब भी बढ़ेगा, राइट, तो वो सोडियम की तरह बिहेव करेगा, तो मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ऐसे मैं समझ सकता हूं कि कैसे पोटेशियम के बढ़ने और कैल्शियम के बढ़ने से बेसिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है। अब अगर मैं ईसीजी देखूं, एक नॉर्मल ईसीजी, तो इस नॉर्मल ईसीजी पे मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है व्हाट इज क्यूटी इंटरवल। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत इजीली समझा था कि इंटरवल की डेफिनेशन होती है कोई भी वेव प्लस सेगमेंट, कॉम्बिनेशन को इंटरवल कहते हैं। तो अगर मैं एक बेसिक नोमेनक्लेचर करूं इनका, तो यहां पर सबसे पहले ये आती है पी वेव, ये आता है क्यूआरएस और ये आती है टी वेव। ये है मेरा पी आर सेगमेंट और ये है एस टी सेगमेंट, राइट। क्यूटी इंटरवल की डेफिनेशन होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वेव हो गई, प्लस एस टी सेगमेंट प्लस टी वेव। तो मेरे पास इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट और टी वेव, जिसको मिलाकर मैंने बोला कि ये आपका क्यूटी इंटरवल है। अगर मैं ईसीजी में देखूं तो मैं अगर इस वेव पे देखूं तो यहां से मेरा क्यूआरएस स्टार्ट हो रहा है, यहां टी खत्म हो रही है, यानी इतना पार्ट मेरा क्यूटी इंटरवल है। फिर कई बार बेसिक क्वेश्चंस में यह भी पूछा जाता है व्हाट इज क्यूटीसी, क्योंकि हम जनरली क्यूटीसी के बेसिस पर ही बताते हैं व्हाट इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एंड शॉर्टनिंग। तो क्यूटीसी इज करेक्टेड क्यूटी इंटरवल, जिसका फॉर्मूला होता है क्यूटी इंटू रूट आर आर। क्यूटी इंटू रूट आर आर का मतलब होता है कि क्यूटी इंटरवल की वैल्यू जो मेरी सेकंड्स में आएगी, जहां पे मेरा एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, राइट, इंटू रूट आर आर। आर आर का मतलब है दो आर पीक्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके मैं करेक्टेड क्यूटी इंटरवल की वैल्यू निकालता हूं। अब करेक्टेड क्यूटी इंटरवल जो है, इसकी नॉर्मल वैल्यू रेंज जो होती है वो होती है 340 मिली सेकेंड से 430 मिली सेकेंड्स। ये मेरे करेक्टेड क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू रेंज है, राइट। इससे ज्यादा होगी तो लेंथनिंग, इससे कम होगी तो शॉर्टनिंग। ये कॉन्सेप्ट है क्यूटीसी या करेक्टेड क्यूटी इंटरवल का। अब सबसे पहले मेरे को इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मैलिटी जो पढ़नी है वो है पोटेशियम। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, राइट। अगर मैं पोटेशियम का देखूं तो सबसे पहले इसमें मैं पढ़ूंगा हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया यानी पोटेशियम मोर देन 5.5। तो हाइपरकलीमिया अगर मुझे पढ़ना हो, जैसा कि अभी मैंने नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखा, अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो रिपोलराइजेशन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। एक चीज मैंने और देखी, अगर मुझे एक चीज और सीखनी है कि अगर पोटेशियम बहुत सीवियरली बढ़ता है, यानी वेरी सीवियर केसेस में
पोटेशियम के बढ़ने से ऐसे नोड अफेक्ट हो जाता है, ऐसे नोड अफेक्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसे नोड अफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे नोड के अफेक्ट होने से ना तो आपकी साइनस वेव आएगी, यानी साइनस वेव का जनरेशन खत्म हो जाएगा, और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इम्पैक्ट हो जाएगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें तब होती हैं जब बहुत सीवियरली पोटेशियम बढ़ जाता है। तो अब ये सीवियरिटी कैसे डिफाइन होती है, तो इसके बेसिस पे हम एक बेसिक सी टेबल बनाते हैं कि अगर पोटेशियम की वैल्यू मेरी 6 से 7 के बीच में है, तो जो फर्स्ट फीचर आता है वो मेरा होता है प्रोमिनेंट रीपोलराइजेशन, जो मैंने हमेशा से बोला कि वो मेरा इनिशियल फाइंडिंग होगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से। और इसको ईसीजी पे कैसे देखते हैं, तो ये ईसीजी पे मेरे को दिखता है इन फॉर्म ऑफ टॉल टेंटेड टी वेव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टॉल टेंटेड टी वेव्स, क्योंकि यही मेरे को मेजरली डायग्नोस करा देगी मेरा हाइपरकलीमिया। अब क्या होता है, जब ईसीजी एग्जाम में आया तो मेरे को कैसे पता लगेगा, मुझे सोचना है हाइपरकलीमिया के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपरकलीमिया का केस जब भी आएगा तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंटली वो रीनल फेलियर के बारे में देगा। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो रीनल फेलियर रिलेटेड होता है, राइट। हाइपरकलीमिया डायलिसिस और रीनल फेलियर पेशेंट्स में होता है। इसके बाद अगर ईसीजी मुझे देखने को मिला, उसमें मेरे को सारा रेट वगैरह सब नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, और मैं बस देखूं मेरे को टॉल टेंटेड टी वेव्स देखने मिल रही हैं, तो मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस हाइपरकलीमिया की तरफ जाना चाहिए। इस टेबल को अगर मैं आगे कंप्लीट करूं, तो अगर मेरी वैल्यू 7 से 8 होती है पोटेशियम की, तो मेरे पास दो चेंजेस होते हैं। एक, मेरा एसटी सेगमेंट जो है वो ड्रॉप करता है या डिप्रेस होता है, और पीआर सेगमेंट जो है उसका एलिवेशन होता है, राइट। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होता है, पीआर सेगमेंट का एलिवेशन होता है। ये दो चेंजेस मेरे 7 to 8 की वैल्यू पे होते हैं। इसके बाद में अगर आगे देखूं तो मेरे अगली वैल्यू आती है 8 से 9 पे। क्या होता है, तो 8 से 9 पे वाइड क्यूआरएस होता है। ये मैंने समझा यहाँ पे। अगर मेरा यहाँ पे कह रहा हूं कि साइनस वेव चली गई, यानी मेरा क्यूआरएस वाइड हो जाएगा, वेंट्रिकल्स एट्रिया के बिना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और लास्ट मेरा मोर देन 9 पे क्या होता है, मोर देन 9 पे पी वेव एब्सेंट हो जाती है, राइट, क्योंकि मेरा एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो मेरे पास टोटल 4 चीजें मैंने सीखी। क्या क्या, अगर मेरी 6 से 7 है तो मेरी सबसे पहली फाइंडिंग टॉल टेंटेड टी वेव्स होगा। अगर 7 से 8 है तो मेरे पास दो चीजें होंगी, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट का एलिवेशन। अगर 8 से 9 है तो मेरा क्यूआरएस वाइड होगा, क्योंकि साइनस इंपल्स नहीं आएगी, क्योंकि एसए नोड अफेक्ट हो गया। और अगर 9 से ज्यादा है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, यानी पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। ये मेरे स्टेज वाइज हाइपरकलीमिया की ईसीजी फाइंडिंग्स हैं। अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो मैं देख सकता हूं ये मेरा ईसीजी रिप्रेजेंटेशन है। ईसीजी रिप्रेजेंटेशन में अगर मुझे देखने को मिले, तो अगर मैं इस ईसीजी को जनरली देखूं तो मुझे सबसे पहले, मैंने जैसा सीखा है, किसी भी ईसीजी को देख के मैं रेट निकालूंगा। रेट निकालने के लिए मैं 2 क्यूआरएस चूज करूंगा और उसके बीच के नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस काउंट करूंगा। तो इसमें मैं अगर नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस काउंट करूं तो ये अराउंड 4 आते हैं, विच मीन्स रेट मेरा 3 से 5 के बीच में है, यानी रेट मेरा नॉर्मल आएगा, राइट। अराउंड 4 आएंगे, तो अगर मैं ऐसे कर लूं कैलकुलेट, तो 300/4 करूंगा तो मेरा रियरली रेट 75 के अराउंड, यानी नॉर्मल रेट आएगा। अब अगर रेट नॉर्मल है तो ना तो मैं टैकी ना ब्रैडी में जाऊंगा। मैं नेक्स्ट चीज अगर एसटी सेगमेंट देखूं तो यूजुअली मेरा एसटी सेगमेंट भी नॉर्मल है, ना तो डिप्रेस्ड है ना ही एलिवेटेड है। और अगली जो प्रोमिनेंट फाइंडिंग मुझे दूर से दिख रही है वो ये है, यानी टॉल टेंटेड टी वेव्स। टॉल टेंटेड टी वेव्स मैंने पढ़ा था स्टेज 1 ऑफ हाइपरकलीमिया में, कि अगर स्टेज 1 ऑफ हाइपरकलीमिया होगा तो मेरे पास टॉल टेंटेड टी वेव्स आएंगी, राइट। तो उस वजह से मैं सबसे पहले जैसे ही टॉल टेंटेड टी वेव्स देखता हूं, मेरा शक जाएगा कि दिस इज हाइपरकलीमिया का ईसीजी। स्टेज 2 में और आगे के ईसीजीज में मेरे को आगे फाइंडिंग्स, यानी एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, पीआर का एलिवेशन, वाइड क्यूआरएस, पी वेव एब्सेंट, ऐसा भी मिल सकता है। तो अगर मैं और ईसीजीज इसके देखूं
तो और ईसीजीज में अगर मुझे आपको देखने को मिलेगा तो उसमें मुझे पी वेव एब्सेंट भी देखने मिलेगी, मेरे को पीआर सेगमेंट एलिवेशन भी और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर ईसीजी मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा, राइट, तो ये वाइड क्यूआरएस है, पी वेव एब्सेंट है, कुछ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसा भी दिखता है, राइट। तो वो फाइंडिंग्स आती हैं वेरी सीवियर हाइपरकलीमिया में। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे पढ़नी है वो है हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया बेसिकली ये होता है जब पोटेशियम लेवल्स आर लेस देन 3.5। तो अगर पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 होंगे तो मेरा रीपोलराइजेशन जो है वो डीले हो जाएगा। ऑब्वियसली जो चीज जो करा रही है अगर वो कम हो गई तो रीपोलराइजेशन डीले हो जाएगा। अगर मेरा रीपोलराइजेशन डीले हो जाएगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली, तो अगर मैं वेव पैटर्न देखूंगा तो ये मेरी जो नॉर्मल वेव बननी थी, ये पार्ट मेरा जो है, ये पार्ट मेरा डीले हो जाएगा। अगर ये पार्ट डीले होना है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। ये कुछ डीले फॉर्म ऐसा बनाता है। तो डीले फॉर्म में बेसिकली मेरे को एक नई वेव मिलती है जिसका नाम मैं बोलता हूं कि वो यू वेव है। तो बेसिकली यू वेव का प्रेजेंस होना इज अ साइन ऑफ हाइपोकलीमिया। कहीं भी यू वेव दिखे इट इज हाइपोकलीमिया। तो ये एक एक्स्ट्रा डिलेड वेव है, राइट। तो अब ये आता है मेरा एक हाइपोकलीमिया का ईसीजी, राइट। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें मैं लेबल कर सकता हूं ईसीजी को इस वेव पैटर्न पे, और लेबलिंग में ऐसे करूंगा कि ये मेरी टी वेव, ये मेरी यू वेव, ये मेरी टी वेव, ये मेरी यू वेव, ऐसे करके मैं इसमें लेबल कर सकता हूं, राइट। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को इसमें दो फाइंडिंग्स मिलेंगी। एक तो यू वेव मैंने समझाई दिया हाइपोकलीमिया का, दूसरा मेरे को यहां पे ये मिलता है which is sagging of ST segment, राइट। लेकिन क्वेश्चन में अगर मुझे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे लिए ये काफी है कि अगर यू वेव का प्रेजेंस है, अगर मुझे एक्स्ट्रा यू वेव दिख रही है, इसका मतलब दैट इज अ ईसीजी ऑफ हाइपोकलीमिया, राइट। कैल्शियम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।